जेएस एजुकेशन ऑनलाइन चैनल के माध्यम से मैं जितेंद्र सिंह आज फिर से आपके सामने उपस्थित हूं एक नया टॉपिक लेकर। आज का हमारा टॉपिक होगा विश्वसनीयता के प्रकार। विश्वसनीयता के प्रकार शैक्षिक मूल्यांकन के अंतर्गत आता है। शैक्षिक मूल्यांकन और मापन जो है आपके डीएलएड, बीएड, एमएड, सुपर टेट, टेट, रीट यानी कि सभी जो आपकी अध्यापक से संबंधित भर्तियां उनमें पूछा जाता है। तो आइए शुरू करते हैं अपनी आज की ये कक्षा। आज हम चर्चा करेंगे विश्वसनीयता क्या होती है, विश्वसनीयता के प्रकार पर हमारी मुख्य चर्चा होगी। उसके बाद विश्वसनीयता की विधियां, प्रभावित करने वाले कारक। तो विश्वसनीयता के प्रकार कौन कौन से होते हैं? कालिक विश्वसनीयता, एकांश प्रतिचयन विश्वसनीयता, एकांश समानगतता विश्वसनीयता, परीक्षक विश्वसनीयता, गणक विश्वसनीयता। तो शुरू करते हैं आज की अपनी कक्षा। सबसे पहले हम जानेंगे विश्वसनीयता। विश्वसनीयता क्या होती है? विश्वसनीयता, यदि किसी परीक्षण का प्रयोग बार बार उन्हीं छात्रों पर किया जाता है तथा वे छात्र बार बार समान अंक प्राप्त करते हैं तो ऐसे परीक्षण को विश्वसनीय कहा जाएगा। मान लीजिए कोई परीक्षण है, क्लास 5 पर हमने यूज कर दिया उस परीक्षण को, यानी कोई टेस्ट बना दिया हमने, उस टेस्ट को हमने यूज किया और हमने देखा कि 100 में से बच्चों के आए 98 नंबर। फिर कुछ समय बाद हमने दोबारा से वो टेस्ट लिया, फिर वो टेस्ट हमने परीक्षण किया तो उसमें फिर से 98 नंबर आए 100 में से। फिर तीसरी बार किया 97 आए, चौथी बार किया नंबर आए आपके 96, यानी 98, 97, 96, 99 इस तरीके से जब नंबर आ रहे हैं, यानी कि बार बार वही रिजल्ट रिपीट हो रहा है, लगभग उसी तरीके का रिजल्ट आ रहा है, तो वो परीक्षण आपका विश्वसनीय होगा। विश्वसनीयता के प्रकार को समझेंगे। अब विश्वसनीयता के प्रकार को एक एक करके यहाँ पर चर्चा करेंगे। सबसे पहला है आपका कालिक विश्वसनीयता। कालिक यानी समय, काल का मतलब समय से होता है, यानी समय के अनुसार जो विश्वसनीयता में फेरबदल होता है तो उस विश्वसनीयता को कालिक विश्वसनीयता कहते हैं। इसे सही से समझते हैं। परीक्षण की कालिक विश्वसनीयता को याद करने के लिए परीक्षण को दो विभिन्न समय पर प्रशासित किया जाता है। इससे पता लगता है कि परीक्षण निष्पत्ति पर विभिन्न कारकों, शारीरिक, मानसिक, वातावरण का क्या प्रभाव और किस सीमा तक पड़ रहा है। यानी कि हमने कोई परीक्षण बनाया, कोई टेस्ट है, मान लीजिए सी टेट है आपका, सी टेट, ये परीक्षण हमने तैयार किया। सी टेट का परीक्षण हमने एक समय पे लिया कि हमने मान लीजिए मंथ की पहली तारीख को ये हमने परीक्षण लिया, तो बच्चों के जो थे 150 में से 90 नंबर आते हैं। और वहीं दूसरा जो है हमने 15 दिन या 20 दिन बाद 15 तारीख को फिर से इसे यूज किया और 150 में से यहाँ पर बच्चों के 90 या 91 या 89 नंबर आते हैं। तो ये जो है कालिक विश्वसनीयता की दृष्टि से टेस्ट विश्वसनीय होगा, यानी इसमें कालिक विश्वसनीयता होगी, यानी कि समय के साथ इस टेस्ट पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ रहा है। नाबालक का शारीरिक, मानसिक और वातावरण के जो प्रभाव है उस पर काफी कम प्रभाव पड़ रहा है, यानी कि उसके जो परिणाम में चेंज नहीं हो रहा है। जो हमने 15 दिन पहले टेस्ट लिया था वहां 90 नंबर आते हैं, 15 दिन बाद जो है 90, 91 या 89 नंबर आते हैं। तो यहाँ पर जो है जब समय के अनुसार किसी भी परीक्षण का परिणाम नहीं बदलता है तो वो कालिक विश्वसनीयता की दृष्टि से विश्वसनीय होता है, यानी उसके अंदर जो है कालिक विश्वसनीयता पाई जाती है। कॉर्नबेक ने इस प्रकार की विश्वसनीयता को स्थिर गुणांक विश्वसनीयता भी कहा है। अब आती है नंबर 2। नंबर 2 है आपकी एकांश प्रतिचयन विश्वसनीयता। एकांश का मतलब होता है प्रश्न और प्रतिचयन का मतलब होता है सैंपल या नमूना। तो ये जो होती है आपकी एकांश प्रतिचयन विश्वसनीयता को समझेंगे। यहाँ पर बालक के किसी गुण को मापने का कार्य परीक्षण में लिखे गए प्रश्न अथवा एकांश करते हैं। इन एकांशों की संख्या अनगिनत होती है, किंतु इनमें से कुछ एकांशों को ही परीक्षण में संकलित किया जाता है और उन बालकों के गुणों की जांच की जाती है। मान लीजिए आपका यूपी टेट है, यूपी टेट में हम जो बच्चों का, जो हम बालकों का हम आकलन करते हैं, तो यूपी टेट के सिलेबस से जो है आपके 5,000, 50,000, 5 लाख, 5 करोड़ कितने भी प्रश्न हम बना सकते हैं, वहां से कितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं। लेकिन हम क्या करेंगे, वहां से
इन प्रश्नों का यानी एकांशों का यहाँ पर 150 एकांशों का ही प्रयोग करते हैं। यानी कि यहाँ से हमने क्या चुने, 150 प्रश्न चुन लिए। तो जो हमने प्रश्न चुने वो क्या हुआ, नमूना हुआ, यानी प्रति चयन हुआ। तो ये जो एकांश प्रति चयन है 150 नंबरों का, ये क्या कर रहा है, इन बालकों का जो है यहाँ पर मूल्यांकन कर रहा है, उनको गुणों को बता रहा है। तो ये जो 150 नंबर के जो 150 क्वेश्चन हमने चुने हैं, ये 150 प्रश्न चुने हैं, यदि वो बालक का गुण सही से नापते हैं और परिणाम हमारे हमेशा बराबर आते हैं, मान लीजिए इस तरीके के प्रश्नों से हम उन बच्चों के 90 नंबर आ रहे हैं और बार बार वो परीक्षण जो है 90 नंबर के आसपास ला पा रहे हैं वही बच्चे, तो वहां पर क्या हुआ, वो एकांश जो हमने एकांश यानी प्रश्न 150 प्रश्न हमने चुने थे, यानी एकांश प्रति चयन 150 नंबर 150 संख्या थी जिसमें, तो वो क्या हुआ, हमारा एकांश प्रति चयन की विश्वसनीयता उसमें पाई जाएगी। यानी कि जो सैंपल हमने चुना प्रश्नों का वो सैंपल विश्वसनीय होगा। तो उसके अंदर जो होगी, ऐसे टेस्ट के अंदर जो होगी एकांश प्रति चयन विश्वसनीयता पाई जाएगी। यानी कि ये यूपी टेट जो आया तो इसके अंदर जो क्वेश्चन सेलेक्ट किए गए, जो सैंपल लिया गया प्रश्नों का, तो वो जो है बालकों के सही गुण को बता रहा है, जो बालकों के अंदर एक्चुअल गुण हैं। तो वो ऐसा टेस्ट जो है एकांश प्रति चयन विश्वसनीयता रखता है। यदि वो सही से आकलन नहीं कर पा रहा है तो एकांश प्रति चयन विश्वसनीयता उसके अंदर नहीं होती। यहाँ पर कोनबेक ने इसे समानता गुणांक का नाम भी दिया है। इसके बाद आपका आती है तीसरे नंबर की, तो तीसरे नंबर का प्रकार होता है विश्वसनीयता, वो होता है एकांश समानगतता विश्वसनीयता। इस प्रकार की विश्वसनीयता के द्वारा यह जानने की चेष्टा की जाती है किसी परीक्षण के एकांश को हल करने में बालक किस सीमा तक निष्पादित सामंजस्य प्रदर्शित करते हैं। यदि गणित के किसी परीक्षण में केवल जोड़ से संबंधित एकांश है और दूसरे किसी परीक्षण में जोड़, घटा, गुणा, भाग चारों प्रकार के प्रश्न संकलित किए गए हैं, तो प्रथम परीक्षण दूसरे परीक्षण की निष्पादन सामंजस्य में अधिक पाया जाएगा। कहने का मतलब यह है कि एक आपका फर्स्ट टेस्ट में क्या हुआ कि हमने केवल जोड़ दिया, जोड़ के सवाल दिए यानी जोड़ के क्वेश्चन दिए, और दूसरे में हमने क्या किया, हमने जोड़, घटा, गुणा, भाग चार प्रकार के हमने यहाँ पर क्वेश्चन दिए। तो इस टेस्ट में जो बालकों के नंबर आएंगे लगभग सभी बालकों के नंबरों में जो है एक सामंजस्य होगा। यानी 50 में से अधिकतर बालक क्या करेंगे कि लगभग सभी प्रश्न सही कर देंगे या लगभग एक ही कैटेगरी से सही करेंगे। 48 नंबर बोले आए तो यहाँ पर सामंजस्य की स्थिति जो बच्चों के नंबरों के अंदर जो ग्रुप है आपके, तो अधिकतर के सबके नंबर जो हैं 48 या 50 के लगभग होंगे, उसमें सामंजस्य की स्थिति जो होगी वो अधिक होगी। और आपका जो यहाँ पर जो क्वेश्चन आएंगे तो यहाँ 50 क्वेश्चनों में से जो कुछ बालक हैं कि जोड़ अच्छा जानते हैं, कुछ घटा अच्छा जानते हैं, कुछ गुणा भाग अच्छा जानते हैं, तो यहाँ पर जो है जो रिजल्ट आएगा तो किसी के 48 होंगे, किसी के 49 होंगे, किसी के 44 होंगे, किसी के 40 होंगे। तो यहाँ पर जो है सामंजस्य जो आएगा उनके जो निष्पादन में, उनके जो परफॉर्मेंस में जो सामंजस्य की क्या आएगी, कमी आएगी। तो यहाँ से जो है ऐसे टेस्ट में क्या होगा, एकांश समानगतता विश्वसनीयता नहीं होगी, और इस टेस्ट में क्या होगा, एकांश समानगतता विश्वसनीयता पाई जाएगी। इसके अलावा अगला जो विश्वसनीयता का प्रकार है आपका नंबर 4, परीक्षक विश्वसनीयता। इस प्रकार की विश्वसनीयता से ज्ञात होता है कि परीक्षक ने परीक्षण की परिस्थितियों को किस सीमा तक नियंत्रित किया है। यह दो बातों पर निर्भर करता है। पहली आपकी है परीक्षक के साथ लिखित रूप से दिए गए निर्देशों में कितनी स्पष्टता है, और दूसरी बात है परीक्षक की अपनी स्वयं की विशेषताएं। कहने का मतलब यह है कोई टेट है, टेट का एग्जाम आपका चल रहा है, टेट का एग्जाम यानी परीक्षण है आपका, ये परीक्षण हो गया आपका। तो यहाँ पर क्या हुआ, तो इस पे जो है परीक्षक कितना परिस्थितियों को नियंत्रण कर रहा है। यानी आपके कक्षा में जहां आप पेपर दे रहे हैं, बच्चे जहां पेपर दे रहे हैं, तो वहां पर क्या हुआ, अध्यापक ने यदि ढील डाल दी तो वहां पर नकल हो गई। तो जिन बच्चों के 150 में से 80 नंबर आने थे तो उन बच्चों ने भी 120 ले आए, और जिन बच्चों के
ज्यादा नंबर आने थे तो वो भी उनके समकक्ष हो गए। तो यहाँ पर जो बच्चों की जो गुणवत्ता है सही से नहीं निकल पा रही है, क्योंकि यहाँ पर जो है परीक्षक की विश्वसनीयता जो है इस परीक्षण में जो है नहीं पाई जाएगी। यदि परीक्षक सही से परीक्षा लेता है, निर्देशों को स्पष्ट देता है और अपनी जो भूमिका सही से निभाता है, उन निर्देशों को सही से निभाने का पालन करता है, तो वहां पर जो है उस परीक्षण की विश्वसनीयता बढ़ जाएगी। क्योंकि यदि परीक्षक ने स्पष्ट निर्देश नहीं दे कि कौन से क्वेश्चन छोड़ने हैं और कौन से करने हैं, किसके लिए क्या कंपलसरी है, तो वहां पर क्या होगा, बच्चों के नंबरों में उतार चढ़ाव देखा जा सकता है। किसी के 80 आ गए और आने थे उसके 120 लेवल का बच्चा था, वो 80 नंबर ही ला पाया, और जो नकलची बच्चा था तो वो क्या हो 90 से वो 120 भी ला सकता है। और इसी तरीके से जो परीक्षक चाहे तो किसी परीक्षण में जो है बहुत बड़ी योगदान रखता है, इसलिए जो है परीक्षक की विश्वसनीयता जिस टेस्ट में होती है वो जो है परीक्षक विश्वसनीय टेस्ट होता है। इसके बाद आपका आता है गणक विश्वसनीयता। गणक विश्वसनीयता क्या होती है? इस विश्वसनीयता के द्वारा यह जानने की चेष्टा की जाती है कि किस सीमा तक परीक्षण की अंकन विधि वस्तुनिष्ठ बन पाई है। वस्तुनिष्ठ अंक की कुंजी के अभाव में गणक यानी कि अध्यापक अपनी मनमानी करने की छूट मिल जाती है। यानी कि अगर किसी क्वेश्चन के नंबर डिसाइड नहीं है, यानी कोई क्वेश्चन है यदि उसके नंबर डिसाइड ही नहीं है, तो वहां पर जो है परीक्षक अपनी मनमानी करेगा और वहां पर किसी बच्चे को वो 10 में से 10 दे सकता है, किसी बच्चे को 10 में से 5 दे सकता है। वहीं यदि क्वेश्चनों में वस्तुनिष्ठता आ जाए कि क्वेश्चन इस तरीके का हो कि जो एक क्वेश्चन सही होने पे जो है प्रश्न का जो है 1 नंबर मिलेगा, 2 क्वेश्चन सही होने पे जो है 2 नंबर मिलेंगे, तो इस तरीके से वहां पर यदि बालक एक क्वेश्चन सही करता है तो 1 आएगा, 2 क्वेश्चन सही करता है 2 नंबर आएगा, और 10 क्वेश्चन सही करता है वो तो उसके 10 नंबर आएंगे। तो यहाँ पर जो है गणक यानी कि अध्यापक अपनी मनमानी नहीं कर पाएगा, और ऐसा परीक्षण जो है गणक विश्वसनीयता लेकर उसके अंदर गणक विश्वसनीयता समाहित होती है, जहां पर जो है अध्यापक किसी भी परीक्षण के रिजल्ट को प्रभावित नहीं करता है, तो वहां पर जो है गणक विश्वसनीयता होती है। यानी कि जिस परीक्षण में टीचर भेदभाव नहीं कर सकता, गणक भेदभाव नहीं कर सकता, तो वो परीक्षण जो है गणक विश्वसनीयता को धारण किए हुए होता है। इसके बाद आपके आते हैं विश्वसनीयता की विधियां। विश्वसनीयता की विधियां क्या होती हैं? नंबर पहली विधि है आपकी परीक्षण पुनः परीक्षण विधि। इस विधि में एक ही परीक्षण को 2 बार छात्रों के किसी समूह पर प्रसारित किया जाता है, जिसे प्रत्येक छात्र के लिए 2 प्राप्तांक होते हैं। 2 प्राप्तांकों के बीच सहसंबंध गुणांक की गणना कर ली जाती है। जितना अच्छा सहसंबंध होगा वह परीक्षण इतना ही विश्वसनीय होगा। मान लीजिए आपने कोई परीक्षण बनाया, कोई टेस्ट बनाया, उस टेस्ट को आपने किसी समूह पर लागू कर दिया, और उसमें से बच्चों ने क्या किया कि 100 में से 80 नंबर प्राप्त किए। वहीं दूसरी तरफ फिर से दूसरा टेस्ट बनाया आपने, यानी कि उसी टेस्ट को जो है आपने दोबारा से उस समूह पर फिर से लागू किया कुछ समय के बाद, 15 दिन या 20 दिन के बाद, और वहां पर 100 में से बच्चों के 79, 81, 80 यानी कि 80 के आसपास आते हैं, तो वो जो है टेस्ट आपका विश्वसनीय होगा। यानी कि वहां पर टेस्ट की विश्वसनीयता जानने के लिए जो है हम पुनः परीक्षण विधि का प्रयोग करते हैं। टेस्ट की विश्वसनीयता जानने के लिए हम क्या करते हैं, एक ही टेस्ट को हम जो है कुछ समय के बाद दोबारा से उसी समूह पर प्रसारित करते हैं, उस टेस्ट को दोबारा से करवाते हैं उन बच्चों से, और रिजल्ट यदि एक आते हैं, लगभग मिलते जुलते आते हैं, यानी उनके बीच में संबंध अच्छा होता है, तो वो परीक्षण जो है विश्वसनीय माना जाएगा। इसके बाद आपका आता है समतुल्य परीक्षण विश्वसनीयता विधि। इस विधि में परीक्षण के लिए 2 प्रश्न पत्रों का निर्माण किया जाता है जो समतुल्य होते हैं। इन दोनों समतुल्य प्रारूपों पर छात्रों के द्वारा प्राप्तांकों के बीच सहसंबंध गुणांक की समतुल्य परीक्षण विश्वसनीयता ज्ञात की जाती है। पहले क्या था कि हमने एक ही टेस्ट 2 बार दे दिया, उसी समूह को अलग अलग समय पर उसके रिजल्ट को हमने कंपेयर किया, यदि रिजल्ट एक से हैं तो विश्वसनीय है। इस विधि में क्या होता है, हम जो है 2 पेपर बनाएंगे, यानी 2 प्रश्न पत्र बनाते हैं, 2 प्रश्न पत्र बनाते हैं,
और उन्हें जो है हम क्या करेंगे, अलग अलग दो ग्रुपों पे देंगे। हम दोनों प्रश्नों क्या करेंगे, एक ए ग्रुप पे लागू कर दिया, एक बी ग्रुप पे लागू कर दिया। ए ग्रुप के नंबर मान लीजिए 50 हैं और बी ग्रुप के नंबर आपके 51 या 52 या आपके 49 के लगभग आते हैं। तो ये जो होगा टेस्ट विश्वसनीय होगा, यानी समतुल्य परीक्षण विश्वसनीयता विधि के द्वारा जो है हम उस किसी परीक्षण की अगर हम विश्वसनीयता जानना चाहते हैं तो यहाँ पर समतुल्य परीक्षण विश्वसनीय विधि में क्या होता है, दो पेपर बनाएंगे, लगभग एक लेवल के उसमें क्वेश्चन होंगे और उन्हें अलग अलग ग्रुप पर हम लागू करेंगे और उन दोनों परीक्षणों के जो अंक आएंगे, यदि वो अंक दोनों समूहों के लगभग बराबर आते हैं तो वो टेस्ट जो है विश्वसनीय माना जाएगा। ये दूसरी विधि होगी विश्वसनीयता को चेक करने की। अब तीसरी विधि क्या होती है विश्वसनीयता को चेक करने की किसी परीक्षण की, वो होती है आपकी अर्ध विच्छेदन विश्वसनीयता विधि। इस विधि में एक ही परीक्षण को दो समतुल्य बराबर बराबर भागों में बांट लिया जाता है, या तो सम या विषम प्रश्नों का एक समूह बना लिया जाता है और दोनों परीक्षणों को अलग अलग प्राप्तांकों के मध्य से संबंध गुणांक की गणना की करके विश्वसनीयता ज्ञात की जाती है। अब कोई एक टेस्ट पेपर है, उस टेस्ट पेपर में मान लीजिए 200 क्वेश्चन है, 200 क्वेश्चनों में से क्या काम करेंगे हम, मान लीजिए 1, 3, 4 इस तरीके से विषम वाला जो है 100 क्वेश्चन अलग छांट लेंगे और 2, 4 ऊपर 6 यानी कि जो हमारे सम हैं, सम नंबर के क्वेश्चन है और जो हमारे विषम नंबर के क्वेश्चन है उनके 100 के हमने एक अलग सेट बना लिए। उन दोनों सेटों को हम जो है बच्चों पर लागू करते हैं, उन दोनों 100 क्वेश्चनों के पेपर को हम बच्चों पर लागू करते हैं और उसके बाद उनके जो अंक आते हैं निकल कर, मान लीजिए पहले पेपर से आपके बच्चों के नंबर आते हैं निकल के यहाँ पर 100 में से 80 और दूसरे टेस्ट से भी आते हैं हमारे 79, 81 लगभग बराबर आते हैं, तो ये जो है यहाँ पर वो टेस्ट विश्वसनीय होगा, अन्यथा वो टेस्ट विश्वसनीय नहीं माना जाएगा। तो ये थी विश्वसनीय चेक करने की तृतीय विधि। अब आती है आपकी नंबर 4 विधि। किसी भी टेस्ट की विश्वसनीयता हम चेक करते हैं तार्किक समतुल्य विश्वसनीयता विधि, यानी हम किसी परीक्षण विश्वसनीय है या नहीं है, तो यहाँ पर तार्किक समतुल्य विश्वसनीयता विधि कैसे ज्ञात करते हैं। यह विधि पुडर तथा रिचर्डसन ने 1937 में प्रस्तुत की थी। इस विधि में परीक्षण के प्रश्न पत्रों को कठिनाई स्तर के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित किया जाता है। यदि बालक सरल प्रश्न गलत करता है और कठिन प्रश्नों को सही करता है तो वह परीक्षण तार्किक समतुल्यता के आधार पर कम विश्वसनीय होगा। मान लीजिए हम क्वेश्चनों का कठिनाई स्तर पहले सबसे हल्का, सबसे आसान, फिर उससे कठिन, फिर कठिन, फिर कठिन, सबसे कठिन, सबसे लास्ट में लिखते हैं। तो इस तरीके से बालक जितने क्वेश्चन करता है उसी अनुसार उसका जो है उसका हम रिजल्ट देखते हैं कि कितने बच्चे किस लेवल का कर रहे हैं। यदि कोई बच्चा आसान क्वेश्चनों को तो गलत कर रहा है और कठिन क्वेश्चनों को सही कर रहा है तो वो टेस्ट क्या होगा, विश्वसनीय नहीं होगा। इसी को हम तार्किक समतुल्य विश्वसनीयता विधि कहते हैं। इसके माध्यम से हम देखते हैं कि ये टेस्ट विश्वसनीय है या नहीं है। यदि बालक आसान क्वेश्चनों को सही कर रहा है और कठिन में गलती कर रहा है तो वो टेस्ट विश्वसनीय माना जाएगा। इसी के अलावा जो अगला क्वेश्चन आपका अगला जो विधि आती है वो आती है पद प्रसारण विधि। पद प्रसारण विधि क्या होता है, इस विधि को होयार्ट ने 1941 में बताया था। इससे को होयार्ट विधि विश्वसनीयता भी कहते हैं, यानी इसे होयार्ट विश्वसनीयता भी कहते हैं, पद विस्तरण विधि भी कहते हैं। उसे 1941 में होयार्ट ने दिया था। ये क्वेश्चन आपका डीएलएड में पूछा गया है, एक बार आपका प्रवक्ता की परीक्षा में पूछा गया है। अनुशासन परीक्षण प्राप्तांक, यानी कि इस विधि में क्या होता है, इस विधि के अनुसार परीक्षण प्राप्तांक यानी जो टेस्ट के प्राप्तांक है उसके पदों के वितरण से प्रभावित होते हैं। यानी कि जो कोई टेस्ट है उस टेस्ट के जो पद होते हैं यानी क्वेश्चन होते हैं तो उनका जो वितरण हमने किस तरीके से किया है तो उसके अनुसार जो है उस टेस्ट के जो है रिजल्ट जो है प्रभावित होते हैं। ये कहते हैं हमें होयार्ट ने हमें बताया और इसे बोलते हैं हम पद प्रसारण विधि। तो ये विधियां हुई, 5 प्रकार की विधियां होती हैं। इसके बाद आते हैं प्रभाव, मतलब जो आपके विश्वसनीयता को प्रभावित करने वाले कारक। परीक्षण की लंबाई, यदि परीक्षण छोटा है तो उसका जो है उस टेस्ट की विश्वसनीयता कम होगी। मान लीजिए कोई टेस्ट है, उस टेस्ट में केवल हमने किसी बच्चे 10 क्वेश्चन पूछ लिया और 10 क्वेश्चनों के आधार पर हमने उसका आकलन कर दिया
मान लीजिए 10 क्वेश्चनों में से नहीं आता, कुछ जीरो भी हो सकता है, जीरो आता है, और किसी बुद्धू बच्चे को 10 के 10 क्वेश्चन आते हैं, तो यहाँ पर कमजोर बच्चा तो मान लिया जाएगा कि ये होशियार है, और जो जो पढ़ा लिखा बच्चा था उसे जो जीरो मान लिया जाएगा। जबकि उससे यदि हम 100 क्वेश्चन देते हैं और वो वहां पर 90 प्रश्न सही करता है, 10 उसके गलत होते हैं, और जो बुद्धू बच्चा है वो 10 ही क्वेश्चन सही कर पाएगा। इस तरीके से परीक्षण की लंबाई भी जो है विश्वसनीयता को प्रभावित करती है। परीक्षण की सजातीयता यानी जो परीक्षण कर दे रहे हैं हम, उस वो रिलेटेड होना चाहिए, उसके क्वेश्चन एक दूसरे रिलेटेड होने चाहिए, उनमें सजातीय गुण वाले क्वेश्चन होने चाहिए। ये नहीं कि एक क्वेश्चन हमने इतिहास का दे दिया उठा के, तो उसी टेस्ट में हमने एक क्वेश्चन भूगोल का डाल दिया, तो इस तरीके से जो है एकदम से फिजिक्स का क्वेश्चन पूछ लिया। तो ये जो है परीक्षण में जो है सजातीयता होनी चाहिए, परीक्षण की विभेदन क्षमता होनी चाहिए, यानी परीक्षण में जो है विभिन्न विभिन्न क्राइटेरिया को चेक करने की क्षमता होनी चाहिए। परीक्षण की कठिनाई इस तरह, यदि परीक्षण में कठिन प्रश्न दे दिए तो हो सकता है कि वो प्रश्न जो सही इस तरीके से हमें आकलित ना कर पाए कि बालकों के अंदर क्या क्षमता है। हमने प्रश्न के अंदर कठिनाई स्तर बिल्कुल निम्न रख कर दिया, तो वो बालक का जो है सही लेवल के जो है बच्चों को हमें जो है आगे हमें उनका रिजल्ट नहीं मिल पाएगा। मान लीजिए टेट के एग्जाम में बहुत हल्के प्रश्न भी दे दिए तो वो भी जो है विश्वसनीय टेस्ट नहीं माना जाएगा, और यदि मतलब कि ज्यादा कठिन प्रश्न दे दिए तो वो भी विश्वसनीय टेस्ट नहीं माना जाएगा। तो ये विश्वसनीयता को प्रभावित करने वाले कारक थे। मैं आशा करता हूं कि ये कक्षा आपको पसंद आई होगी। विश्वसनीयता के प्रकार, विश्वसनीयता की विधि, विश्वसनीयता के प्रभावित करने वाले कारकों को आज हमने यहाँ पर समझा। यदि आपको ये क्लास पसंद आती है तो आप इस चैनल को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों से के साथ शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ये कक्षाएं आपके लिए बहुत लाभकारी होने वाली हैं। आज के लिए इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद।